अस्सलाम वालेकुम। कैफेड लेक्चर 90 प्रैक्टिस क्लास का आगाज़ करते हैं। आज की इस क्लास में हमने क्या करना है, चैप्टर 11 जो मॉर्निंग वाली क्लास में हमने स्टार्ट किया था उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट ने अभी इशू शेयर किया है कि चैप्टर 10 के याद करने में टाइम लग रहा है, तो वो अभी चैप्टर 10 तो हमने पढ़ तो लिया है लेकिन वो सारा अभी याद नहीं हो सका। ठीक है, और ये याद रखिएगा चैप्टर 10 आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा मटेरियल याद करने के लिए जिस चैप्टर में है वो चैप्टर 10 है। इसलिए ये नेचुरल है कि ये आपको एक तो इतनी आसानी से याद नहीं होगा, और दूसरा याद होने के बाद अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे ना हर तीसरे चौथे, तो ये भूल जाएगा। इसीलिए इसको याद करने के लिए, ताकि आसानी से याद हो जाए, हमने वो 1 पेजर बनाया है। उसका बेसिक पर्पज़ ही था, और किसी चैप्टर में मैंने आपको 1 पेजर तो नहीं दिया, इस चैप्टर में दिया। इसका बेसिक पर्पज़ ही यही था कि आपके पास, आपके सामने पूरा चैप्टर एक सफ़े पे मौजूद हो और उसमें भी सिर्फ की टर्म्स आपने याद करनी हो। लेकिन स्टिल चूँकि याद करने वाला मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा है तो आपको टाइम लगेगा इसमें, और प्रीवियसली रिवाइज करने हैं। जो एरियाज़ आप याद कर लेते हैं उनको ज़ाहिर है पीरियडिकली रिवाइज भी करना है, तो लाजमी नहीं है, मैंने आपके लिए लाजमी नहीं करार दिया कि अगले 1-2 दिन में इसको आपने लाजमी याद करना है। नहीं, आप अपनी पेस के मुताबिक इसको याद करें, जितना टाइम लेना चाहें ले सकते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इवन 2 हफ्तों में भी अगर याद हो जाता है ना आपको, हालांकि सिर्फ एक सफ़ा है, लेकिन अगर 2 हफ्तों में भी याद हो जाता है तो बहुत है। यानी आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जो नॉलेज आपके पास होना चाहिए वो आपने कवर कर लिया। तो इस बात से परेशान ना होइए कि याद अभी चैप्टर कंप्लीट हो गया लेकिन आपको सारे का सारा अभी याद नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप अगले कुछ दिनों में अपनी पेस के मुताबिक, ठीक है, इसको याद करें। और मैं रिकमेंड करता हूं कि जब याद करें कोई भी एरिया उसको फिर लिखें भी, रिटन फॉर्म में उसके पॉइंट्स को लिखें। इससे आपकी रिवीजन भी होती रहेगी और वो आपकी मेमोरी में भी रिटेन रहेगा। लेकिन अगर ये कुछ थोड़ा 8-10 दिन लेता है याद होने में तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये टाइम लेगा और ये परेशान होने की भी बात नहीं है। ये नेचुरल है इस चैप्टर में, प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर है तो ज़ाहिर हर एरिया के प्रोसीजर हैं, वो एक लिस्ट है, याद करनी पड़ती है, टाइम लेगी। ठीक है, इसमें आपने परेशान नहीं होना, जितना टाइम लग रहा है इसके ऊपर लगाइए आसानी के साथ, जितनी आपकी आसानी हो। डेली बेसिस पे 1 प्रोसीजर 2 प्रोसीजर, कभी कोई भी याद नहीं हुआ किसी दिन, कोई मसला नहीं है, उसको छोड़ दें। कल छुट्टी का दिन है, कोशिश करें कि कम से कम 50% जो ऑलरेडी आपने कवर कर लिया है उसको रिवाइज कर लें, उसको रिटेन कर लें। ख़ास तौर पे मैंने आपको जो अहम एरियाज बताए हुए हैं, अहम एरियाज, टेंजिबल, इंटेंजिबल्स, इन्वेंट्री और वो स्पेशल केसेस, खास तौर पे स्पेशल केसेस और प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, इनके ऊपर ग्रिप रखें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी एरियाज में से टेस्ट ही करेगा, और बाकी आहिस्ता आहिस्ता जो दूसरे एरियाज हैं छोटे छोटे, डेली एक आधा वो भी निकालते जाए। ठीक है, ये नेचुरल है प्रॉब्लम। इस पे आप ये ना समझिए कि जी आपको सही तरीके से समझ नहीं आया या शायद मैंने समझाया नहीं सही तरीके से। ये नेचुरल है, ये इसमें होगा। जब कहीं भी कोई मटेरियल याद करने वाला होता है ना, उसमें नेचुरल होता है कि टाइम लगता है। जी, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? पॉइंट्स के मिस हो जाते हैं। देखें, पॉइंट्स अगर आपको तकरीबन 80% तक प्रोसीजर याद हो जाते हैं किसी भी एरिया में, तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में, इसका मतलब है वो एरिया आपने कंप्लीट कर लिया, उसके ऊपर मजीद टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके 80% तक जब किसी भी एरिया के प्रोसीजर याद हो जाएं, मजीद टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं, उसे सिर्फ आपने 2-4 दिन के बाद रिवाइज करना है एक दफ़ा बस। ये नेचुरल होता है, 100% याद प्रोसीजर याद नहीं होंगे और एग्जाम में रिक्वायर्ड भी नहीं होते। एग्जाम में 100% प्रोसीजर रिक्वायर्ड भी नहीं होते, उसने मार्जिन रखा होता है, मार्जिन ऑफ एरर रख के मार्क्स एलोकेट करता है। आप अगर पास पेपर्स देखेंगे ना, किसी एरिया के अगर 10 प्रोसीजर हैं तो एग्जाम में 6 या 7 नंबर के साथ पूछेगा, ताकि स्टूडेंट अगर 6-7 प्रोसीजर भी लिख देते हैं तो उनको मार्क्स मिल जाए। तो 100% प्रोसीजर याद नहीं करने, 80% अपना बेंचमार्क रखें। किसी भी एरिया की 80% प्रोसीजर याद हो गए, एरिया ख़त्म, अब आगे चले। 100% कोशिश भी नहीं करनी, पढ़ लेने हैं सारे,
और अगर याद आ जाए तो लिख भी देने, मतलब ये नहीं कि लिखने भी लिख भी दें, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को आपने 100% लेवल पे लेके जाने की कोशिश नहीं करनी, वो ज़्यादा मुश्किल होता है। जो ऊपर का 20% होता है ना मटेरियल याद करना, 80 को 100% पे लेके जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि नेक्स्ट टॉपिक आप 0 से 60% पे ले जाएं। नया टॉपिक 0 से 60% पे ले जाने पे तकरीबन उतनी मेहनत लगेगी जितनी कि एग्जिस्टिंग टॉपिक को 80% से 100% पे लेके जाने में, क्योंकि जो ऊपर परफेक्शन लेवल होता जाता है ना जितना, वो उतनी ही ज़्यादा एफर्ट मांगता है। तो 80% कर लिया, ओके, कुछ ना कुछ प्रोसीजर स्किप होते रहेंगे, नेचुरल है। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं हम अपने रिस्क असेसमेंट की तरफ, चैप्टर 11 के क्वेश्चंस। एक तो आपको होम असाइनमेंट में 4 क्वेश्चन दिए थे वॉल्यूम 1 में, उनकी प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, वो आपने खुद से प्रैक्टिस करने हैं। अभी मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं वॉल्यूम 2 के कुछ दूसरे क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन 15। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी तो हमने चैप्टर 11 की थ्योरी कोई पढ़ी ही नहीं है, क्या हम चैप्टर 11 की केस स्टडी अटेम्प्ट करने के काबिल हैं? क्यों, कैसे काबिल हैं? इसलिए कि चैप्टर 2 में हमने पढ़ लिया और चैप्टर 10 में। तो जो केस स्टडी अटेम्प्ट करने के लिए नॉलेज रिक्वायर्ड है वो हमारे पास है, लेकिन चैप्टर 11 में कुछ रिप्रोडक्शन का मटेरियल भी है, वो अटेम्प्ट करने के काबिल नहीं हम। चैप्टर 11 का जो रिप्रोडक्शन का मटेरियल है वो अटेम्प्ट करने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन चैप्टर 11 की केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने के काबिल हैं, वो कंसेप्ट हमने ऑलरेडी लिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, ये वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन नंबर 15 है। आज हमने 4 क्वेश्चंस करने हैं वॉल्यूम 2 के डिस्कस, 15, 17, 18, 20। क्वेश्चन 15, रिक्वायरमेंट ए, आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। कह रहे जो ऊपर इंफॉर्मेशन है ना, इसमें से ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कीजिए। फिर पार्ट बी में क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द ऑडिट अप्रोच फॉर ईच ऑफ द अबव रिस्क। ईच ऑफ द अबव रिस्क यानी जो ऊपर आपने रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं, इनकी ऑडिट अप्रोच भी बताइए। ऑडिट अप्रोच मींस ऑडिट प्रोसीजर बताइए कि आप इन रिस्क को एड्रेस कैसे करेंगे। यानी ये क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में कह रहा है कि आपने रिस्क बताइए, और दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर बताइए। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कह रहा है यू आर द ऑडिट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट। ये बुक्स बंद कर दें, ये बुक्स बंद कर दें, फाड़ के फेंकनी नहीं है, बंद करने को कह रहा हूं, ताकि पूरा फोकस होके पढ़ सकें और सुन सकें। वरना तो आप मैच करते रहेंगे, जो सोल्यूशन में लिखा हुआ सर ने बोला कि नहीं बोला, पता नहीं कब बोलेंगे, ये भूल ही नहीं गए। फोकस करें। यू आर द ऑडिट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ लार्ज कंज्यूमर गुड्स कंपनी। The chief executive is concerned that the controls over recording of sales in one of the division of the company are not strong. चीफ एग्जेक्टिव कह रहा है कि एक डिपार्टमेंट में कंट्रोल स्ट्रॉन्ग नहीं है। He has informed you of the following. उसने आपको ये 2 इंफॉर्मेशन दी। अच्छा, अभी तक कोई रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है? नहीं, सिर्फ ये एक जगह पे कह रहा है कि चीफ एग्जेक्टिव का ख्याल है कि कंट्रोल स्ट्रॉन्ग नहीं है। आगे इंफॉर्मेशन दे रहा है, सेल्स आर वेरी हाई इन द लास्ट फोर्टनाइट ऑफ द, फोर्टनाइट का मतलब क्या है, फोर्टनाइट, आखिरी 15 दिन। सेल्स आर वेरी हाई इन द लास्ट फोर्टनाइट ऑफ द ईयर। क्या रिस्क है? देखें वही गलती की ना आपने, फेक सेल रिकॉर्ड कर दी। ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स किसी हद तक ठीक है, किसी हद तक ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ सेल्स बिल्कुल गलत। अब वैल्यूएशन सेल्स अकाउंट बैलेंस की दर्शन है क्लास में, अकरेंस ऑफ सेल्स, अकरेंस ऑफ सेल्स की रिस्क क्या है, अकरेंस ऑफ सेल्स के आगे एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, आपने आइडेंटिफाई किया, एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे फेक सेल्स में हैव बीन रिकॉर्डेड इन लास्ट फोर्टनाइट। एक्सप्लेनेशन टू अचीव टारगेट्स, टू अचीव डिजायर्ड प्रॉफिट या टू ओवरस्टेट प्रॉफिट, वो तो आपकी एक्सप्लेनेशन है। मेन अकरेंस ऑफ सेल्स। तो क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? अब सैंपल सेलेक्ट करेंगे, सेल्स का कंपेयर करेंगे गुड डिस्पैच नोट के साथ,
अच्छा मजीद, अच्छा जो उसने कंट्रोल्स वीक होने की बात की है, तो वी विल आल्सो टेस्ट कंट्रोल्स ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स, ये भी देखेंगे। ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी हो गए, और हमने बात कर दी सैंपल्स को चेक करने के लिए भी। और इसके अलावा कोई प्रोसीजर हो सकता है? हाँ, चेक से, शाबाश, ये रेंट के बाद देखा जाए सेल्स रिटर्न तो नहीं हुई, कट ऑफ टेस्ट भी, शाबाश। क्या इस सिचुएशन में रेलिवेंट है? बिल्कुल रेलिवेंट है, कट ऑफ टेस्ट भी सेल्स के। अच्छा, आपने ये नहीं देखना, एक ध्यान में रखिएगा कि सेल्स का एरिया ना तो सेल्स के सारे प्रोसीजर छाप दो, मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस रिस्क के हवाले से जो रेलिवेंट है वो प्रोसीजर छाप। अब वैसे तो कंप्लीटनेस का एक ही प्रोसीजर था जो हमने पढ़ा, लेकिन चूंकि कट ऑफ या ये रेंट के बाद सेल्स रिटर्न देख, ये भी फेक सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसीलिए इसमें लिख रहा हूं। और याद रखिएगा 3 प्रोसीजर स्टैंडर्ड होते हैं, कमी बेशी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली एक रिस्क को एड्रेस करने के लिए कितने प्रोसीजर? 3 प्रोसीजर। ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है। किसी रिस्क को एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर 2 भी हो सकते हैं और किसी को 4 भी हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है एक कि एक रिस्क को एड्रेस 3, तो ये 3 प्रोसीजर हो गए, सफिशिएंट है भी समझ। तो लेफ्ट साइड पे आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, इवैल्यूएट करना है, और राइट साइड पे भी द डिविजनल हेड इज रिम्यूनरेटेड बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स ऑफ द डिवीजन। रिस्क क्या है? प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ओवरशेड कर सकता है, ठीक है, आप यूं कह सकते हैं ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ये रिस्क कौन सा भला? ये रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, आप नोट कीजिए, रिस्क एट असर्शन लेवल नहीं है। इसकी हेडिंग में एरिया और असर्शन नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? ये रिस्क एट असर्शन लेवल नहीं है, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, यानी इसका इफेक्ट बहुत से एरियाज पे आ रहा होगा। ओवरऑल जगह जगह 2 नंबरी की होगी, एग्जैक्टली यानी हर इनकम को ओवरस्टेट करने की, हर एक्सपेंस को अंडरस्टेट करने की कोशिश की होगी। तो मुझे बताइए इसके लिए फिर प्रोसीजर्स क्या होंगे? रिमूव कर दें किसको? इसको? हाँ, पूरी बात बताओ भाई, सुन रहे? बोला भाई नहीं, चीफ एग्जेक्टिव को रिमूव कर दें, उनकी पॉलिसी को चेंज करवा दें। हम ऑडिटर हैं, हम ना उस चीफ एग्जेक्टिव को रिमूव कर सकते हैं, ना ही उनकी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। हम ऑडिटर हैं, वो काम कर सकते हैं और करना चाहिए जो आपको याद नहीं है कि रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल इंक्रीज हुआ है। प्रोफेशनल ओवरऑल अप्रोच अडॉप्ट करेंगे, प्रोसीजर बढ़ा देंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्रीज, मटीरियलिटी लेवल लो, मोर एक्सपीरियंस टीम सेंड करें, एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मोर ऑफ द प्रोसीजर एट ईयर एंड, यूज ऑफ एक्सपर्ट इफ नेसेसरी। ये ओवरऑल अप्रोच। इन दोनों रिस्क में क्या फर्क है? ये रिस्क सेल्स वाला रिस्क एट असर्शन लेवल है, प्रॉफिट वाला रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, ठीक है। इसकी हेडिंग में एरिया और असर्शन आएगी सेल्स वाली, लेकिन प्रॉफिट वाली में एरिया और असर्शन हेडिंग में नहीं आएगा। मैं समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, मेरा ख्याल था आप इजीली बता देंगे इसके प्रोसीजर, डिविजनल हेड वाले के प्रोसीजर, लेकिन आप नहीं बता सके, आपने उसको रिमूव करवा दिया। वो हमारे अंडर काम करता है, फिर वो कैसे रिमूव कर सकते हैं? आज घर में दाखिल ना होना, खबरदार। मैं ये पाबंदी लगा सकता हूं? नहीं भाई,
घर जाना पहले भी नहीं था आपने, आप नाम मेरा ले देंगे, सर ने कहा था घर ना जाना। नहीं लगा सकता ना, क्योंकि मेरा उधर कंट्रोल ही कोई नहीं है, ठीक है, कंट्रोल वैसे अपने घर पे भी नहीं है, बहरहाल तो नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 20। अच्छा, सबसे पहले ये क्वेश्चन में खास बात है जो इस क्वेश्चन में नहीं थी। ये लंबा है, ये क्वेश्चन है सिर्फ रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स वाला, यानी इसमें सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है, अमाउंट्स में नहीं, इसमें दोनों है। और एग्जाम में गेस कीजिए ज्यादा चांस किसको है। वैसे रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट भी आ सकता है, फिगर्स भी आ, लेकिन ज्यादा चांस है इसी तरह कॉम्बिनेशन के साथ कि कुछ रिस्क हमने फैक्ट से निकालने होंगे, कुछ फिगर्स। अच्छा, अब एक चीज समझ में, अच्छा पहले तो रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक खास बात बताऊंगा जिससे आपको लगेगा ये क्वेश्चन, अभी आपको लग रहा है क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है, नहीं लगना चाहिए। ये शुरू के क्वेश्चन हर टॉपिक के मुश्किल लगते हैं, ये नेचुरल है, लगना चाहिए मुश्किल। कह रहे आइडेंटिफाई द ऑर्डर्ड रिस्क दैट एग्जिस्ट इन द अबव सिनेरियो and the manner in which you would address these risks during the audit. Those risks during, अगर क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाता, क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाता, बताइए हमारा क्वेश्चन मुश्किल होता कि आसान? हमारा क्वेश्चन मुश्किल हो, या यूं कह लीजिए थोड़ा से हमारा क्वेश्चन लेंथी होता, इसलिए कि हम सारे एरियाज के रिस्क आइडेंटिफाई करते, चाहे वो सेल का होता, चाहे परचेजेस का होता, चाहे वो डेटर का, चाहे इन्वेंट्री का, चाहे फिक्स एसेट का, चाहे क्रेडिटर्स का, चाहे लायबिलिटीज का, चाहे इनटेंजिबल्स का, हर रिस्क को आइडेंटिफाई करते। लेकिन ये जो आगे उसने हमारी जिंदगी आसान कर दी, कैसे आसान कर दी? उसने कहा ड्यूरिंग द ऑडिट अंडर फॉलोइंग हेडिंग, रॉ मटेरियल, ट्रेड रिसीवेबल्स, इनटेंजिबल्स, लिक्विडिटी इश्यूज। इसका मतलब यह हुआ कि हमने रिस्क सिर्फ इन एरियाज के बताने हैं और उनके प्रोसीजर बताने हैं, इन एरिया से बाहर का जो रिस्क हुआ वो नहीं बताना, ठीक है। अच्छा, इसमें एक जगह पे शायद यही क्वेश्चन था या कोई और, मुझे याद नहीं, एक जगह पे रिस्क था इंपेयरमेंट का। तो स्टूडेंट कहने लगा सर जहां कहीं एसेट्स डिस्ट्रॉय होते हैं, वो एसेट्स जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो ऑब्सोलीट हो जाए, लॉस मेकिंग में चली जाए, तो आप हमेशा कहते हैं इंपेयरमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे भी एसेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो रही है प्रोडक्ट की, इसमें इंपेयरमेंट आपने क्यों नहीं लिखा? तो क्यों नहीं, रिक्वायर नहीं किया उसने जो रिक्वायर किया है हम वही लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, अब एक बहुत आपको कुछ चीजें अहम बताता था, आपने लिखते जाना है। एक तो मैंने आपको अहम चीज ये बताई, पहले इक्वेशन, इस कोई एक शुरू का सफा या एंड पे का सफा, इक्वेशन बताई कि चैप्टर 11 इज इक्वल टू चैप्टर 2 प्लस चैप्टर 10, ठीक है। फिर दूसरी बात ये बताई कि रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फैक्ट्स एज वेल एज थ्रू फिगर्स, ये बता दें। दोबारा से रिपीट करके दोहरा देता हूं, हाँ कोई एक दफा थोड़ी बता है। चैप्टर 11 इज इक्वल टू चैप्टर 2 प्लस चैप्टर 10। फिर दूसरा, रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फैक्ट्स एज वेल एज थ्रू फिगर्स, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन से भी रिस्क आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और अगर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दी हो उससे भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब सुने, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं नंबर से भी,
अगर तो क्वेश्चन में सिर्फ डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है, उससे रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन में सिर्फ फिगर्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या रेशोज है, उससे करेंगे। और अगर क्वेश्चन में दोनों है, दोनों से करेंगे। और आपने वही अप्रोच अडॉप्ट करनी है जो अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अडॉप्ट करते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका अकाउंटिंग के वो प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल काउंट के क्वेश्चन से मिलता जुलता नहीं है। सरसरी तौर पे देखें, इंफॉर्मेशन ना पढ़े, सरसरी तौर पे देखें, ये उसी तरह का है ना, उसी तरह है ना। तो उसमें आप क्या करते थे, मुझे बताइए, अहम क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। आप इस इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट बैलेंस शीट में ले जाते थे या इनकम स्टेटमेंट में ले जाते थे या नीचे एडजस्टमेंट्स पढ़ते थे? अगर कोई एडजस्टमेंट किसी आइटम को इफेक्ट कर रही है तो आप उससे रिलेट करके सॉल्यूशन में लिखते, ऐसे ही होता था ना। एग्जैक्टली उसी तरह जब आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे ना, इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, ऊपर जो जैसे ऊपर उसने मेरा इनकम स्टेटमेंट की फिगर दी है और नीचे बैलेंस शीट की, अब आपने फौरन इधर से रिस्क असेसमेंट शुरू नहीं कर देनी। आपने नीचे इंफॉर्मेशन पढ़ के ऊपर लिंक कर देना है कि ये वाला पॉइंट है पहला, किससे रिलेट, फर्ज कीजिए इन्वेंट्री से रिलेट कर रहा है, आपने इन्वेंट्री के साथ इधर 1 लिख देना। अकाउंटिंग में भी इसी तरह करते हैं ना, टिक लगा, इसकी एडजस्टमेंट है, इसकी एडजस्टमेंट है, इसकी, तो नीचे जिस जिस की एडिशनल इंफॉर्मेशन हो ना, उसे लिंक कर देना है। आपके सॉल्यूशन में जब किसी भी एरिया की रिस्क असेसमेंट आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो लाजमी है नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन को लिंक करके उसे एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ के आपने रिस्क असेस करना है। एक छोटी सी एग्जांपल से आपको डिस्कस करता हूं। अगर आप इसके रेवेन्यू को देखें ना, रेवेन्यू को, तो कैलकुलेटर लाजमी होना चाहिए। अब आइंदा हर क्लास में जब तक ये रिस्क असेसमेंट चल रही है, कैलकुलेटर और एग्जाम में भी लाजमी लेके जाना है। अगर आप इस रेवेन्यू की डायरेक्ट रिस्क असेसमेंट देखें ना, तो कितने % इंक्रीज है? 2000 जा रहे, 2000 जी 1470, कितने %? 5% से कम है। नॉर्मली इसे बहुत ज्यादा नहीं लिया जाता, यानी इसमें मुझे कोई बड़ा रिस्क नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर नीचे क्वेश्चन में कह दे कि ड्यूरिंग द ईयर बहुत सी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च की गई हैं, ड्यूरिंग ईयर बहुत सी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च की, तो फिर मुझे इसमें रिस्क नजर आना शुरू हो जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च की गई, उसके बावजूद भी रेवेन्यू तकरीबन उतना ही है, उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आया। इसका मतलब रिस्क आ गया मेरे सामने। अब क्या, और न्यू प्रोडक्ट्स फेल हो गई हैं, उनके ऑब्सोलीट इन्वेंट्री या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क आ गया। तो ये अगर आप सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को अलहदा से असेस करेंगे ना, तो आप सही रिस्क असेसमेंट नहीं करें, वो आपकी अनएडजस्टेड फिगर होगी जिसको आप रिस्क असेस कर रहे होंगे। आपने उसे नीचे गिवन इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ के, अगर नीचे गिवन इंफॉर्मेशन है, उसका एक क्वेश्चन आईकैप की बुक में क्वेश्चन है जो हमारी बुक में भी हमने, पता नहीं जब भी आएगा हमारी असाइनमेंट में, उसमें कहता है पिछले साल जितना रेवेन्यू था तकरीबन उतना ही रेवेन्यू इस साल भी है, जैसे ये सिचुएशन है। लेकिन नीचे उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ था कि दिस हैज बीन ए डिफिकल्ट ईयर फॉर होल इंडस्ट्री। हाँ, कम होने। अब देखें, अगर आप सिर्फ ऊपर की इंफॉर्मेशन की बेस पे रिस्क असेसमेंट, आप कहेंगे कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। लेकिन जब नीचे आपने देखा कि दिस हैज बीन, यानी कोरोना साल होगा, कोई कोरोना अफेक्टेड, बाकी के लिए डिफिकल्ट रहा है, यानी बाकियों को सेल करने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इससे हमारा कौन सा रिस्क है? शाबाश, अकरेंस ऑफ सेल्स। और क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? वही जो अभी स्टार्ट में भाई ने बताया थे। क्या सैंपल सेलेक्ट करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ मैच करेंगे, कट ऑफ देखेंगे, ईयर एंड के बाद सेल्स रिटर्न देखेंगे। सेल्स रिटर्न तो नहीं ऑब्जेक्टिव। तो लेसन क्या दिया? अगला लेसन कि आपने इंफॉर्मेशन को फिगर के साथ रिलेट, अगर दोनों गिवन है
तो इंफॉर्मेशन को रिलेट करके रिस्क असेसमेंट करनी है, वरना अगर आपने सोचा ना यार साथ साथ ही भुड़काता जाता हूं साथ साथ, तो एंड पे जाके आपको पता चलेगा जो रिस्क असेसमेंट थी वो आपने ओवर स्टेटमेंट की कर दी, असल में अंडर स्टेटमेंट की थी, वो बाद में क्रॉस करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए पहले सारा क्वेश्चन पढ़ के इंफॉर्मेशन को रेलिवेंट फिगर के साथ लिंक करके निशानी लगा ले, 1 2 3 जैसे काउंटिंग में करते हैं, रिलेट उसको कंसीडर करके रिस्क असेसमेंट करनी है। तो इसीलिए हालांकि अभी मुझे नजर आ रहा है जैसे सरसरी तौर पे मैं पेपर नहीं सॉल्व करना शुरू किया, लेकिन पेन लेके मैं निशानियां लगा रहा हूं किस किस जगह पे रिस्क लग रहा है। फिलहाल मुझे रेवेन्यू में रिस्क कह रहा है यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ टी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। अपॉइंटेड के लफ्ज से पता चल गया क्या फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑडिट है। तो एक तो अगर उसने मुझे क्लोज ना रिक्वायरमेंट ओपन एंडेड होती ना, ओपन एंडेड, तो मैं यहां पे एक रिस्क लाजमी लिखता। कौन सा रिस्क? इनिशियल ऑडिट। अगर इनिशियल ऑडिट में रिस्क ज्यादा होता है तो इनिशियल ऑडिट का रिस्क लाजमी, लेकिन उसने क्वेश्चन को ओपन एंड नहीं रखा, उसने क्लोज कर दिया कि भाई मैंने जो 4 कैटेगरीज बताई हैं इसी के रिस्क बताओ, बाकी ना बताओ। मैंने भी कहा ठीक है इसको छोड़ दें, आगे चलें। फॉर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड बिलो। कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये एक्सट्रैक्ट करने का रेवेन्यू, मुझे इनमें कोई रिस्क नजर नहीं आ रहा फिलहाल। फाइनेंस चार्जेस पिछले साल 1200 इंक्रीज हो गया। अच्छा अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, एक चीज और ध्यान में रखें, कुछ फिगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऐसी हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन दूसरों पे डिपेंडेंट हो ना, आपने उसको साथ मिला के कैलकुलेशन करनी है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइनेंस चार्ज इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये डिपेंडेंट होता है किस पे? लोन्स पे। तो लोन्स हैं ये लॉन्ग, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लोन हैं। अब आप क्या जरा कैलकुलेशन कीजिए, 1200 को डिवाइड कीजिए 18,000 के साथ, इन दोनों पे इंटरेस्ट होगा ना, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। 1200 ये परसेंटेज नोट कर लें, पिछले साल का इफेक्ट यानी एवरेज इंटरेस्ट रेट ये चल रहा था। इस साल का 3000 डिवाइडेड बाय 37,500 क्या परसेंट? 8%। ज्यादा आ रहा है। अब आपने रिस्क असेसमेंट करनी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? रिस्क क्या है कि इंटरेस्ट एक्यूरेसी ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। रिस्क क्या है? एक्यूरेसी हो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करते हुए कैलकुलेशन गलत हो सकती है, या रेट हो सकता है गलत, या पीरियड गलत ले लिया हो या रेट गलत ले लिया हो। एक्यूरेसी ऑफ इंटरेस्ट, क्लियर? एग्री कर रहे हैं? तो इसके प्रोसीजर क्या होंगे? वही जो एरिया में पढ़े थे, ऑब्टेन लोन एग्रीमेंट, कंफर्म रेट फ्रॉम देयर इन, रीचेक कैलकुलेशन। समझ आ रही है क्या? इसमें नई चीज हमने क्या सीखी है इस वाली एग्जांपल में? फाइनेंस के रिलेट करना है इसको, जो इंफॉर्मेशन दो। इसका मतलब यह अगर किसी एरिया, कोई एरिया रिलेट कर रहा है नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से, डिस्क्रिप्टिव से, उसको उससे रिलेट करके रिस्क असेसमेंट करनी है। अगर कोई एरिया किसी दूसरे से रिलेट कर रहा है, दूसरे उसको भी रिलेट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कोई रिस्क असेसमेंट नहीं करने। कोई स्टूडेंट बता सकता है क्यों? हाँ जी, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो प्रॉफिट है ना, ये इन इटसेल्फ कोई एरिया नहीं होता, ये दूसरे एरिया से मिलके बनता है। तो इसलिए अगर आपने दूसरे एरिया में रिस्क असेसमेंट कर लिया है, इसमें रिस्क असेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं इससे। एक और क्वेश्चन में उसने कहा, ये है 2021, 2022
22 सेल्स 21 में थी 1000, 22 में है 1200। नीचे लिखा है दिस हैज बीन ए डिफिकल्ट ईयर ड्यू टू कोरोना कंडीशंस। क्या रिस्क है कोई? कौन? अखरांसों से, शाबाश शाबाश। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ये 1200 नहीं 800, ये 1000 ही है। अब रिस्क है कोई? अंडरस्टेटमेंट, ये वही कलब के मर गया मैंने यार। इसका मतलब है सेल्स कम हो रही है, इन्वेंट्री कम बिक रही है। आपको बताया था डिक्रीज इन सेल्स का इफेक्ट आपने सेल्स में, ये अंडरस्टेटमेंट ऑफ सेल, अंडरस्टेटमेंट सेल रिस्क है, मैं रूल आउट नहीं कर रहा इसको, लेकिन वो छोटा रिस्क है क्योंकि कंपनीज अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करती हैं, सेल्स को अंडरस्टेट करने की कोशिश नहीं करती। तो अगर सेल्स पिछले साल से यूजुअली हाई हो, ओवरस्टेटमेंट का रिस्क है, अकरेंस का रिस्क है, लेकिन अगर कम हो तो अंडरस्टेटमेंट सेल्स का रिस्क नहीं है, ये छोटा है। छोटे को छोड़ें, बड़े रिस्क को पकड़े। बड़ा रिस्क क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इम्पेयरमेंट, वैल्यूएशन ऑफ इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स या वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट। भाई ये क्लियर हो गया? अच्छा, फर्ज कीजिए अब यहाँ पे 1200 है, फर्ज कीजिए यहाँ पे 1200। अब ये जरा रिस्क असेसमेंट साथ साथ समझते जाइएगा। 1200 है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये भी 500, ये भी 500। अब मेरी रिस्क असेसमेंट सुने, मेरी रिस्क असेसमेंट ये है कॉस्ट ऑफ सेल्स उतनी है जितनी पिछले साल है, नो रिस्क। अब देखा, जो इंफॉर्मेशन किसी दूसरी इंफॉर्मेशन से रिलेट कर रही होगी ना, उसे रिलेट करके रिस्क असेसमेंट करनी है। यहां पे देख, अब कंपेयर करें इससे। क्या पहला क्वेश्चन, क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स सेल्स पे डिपेंडेंट होते हैं? तो आप देखिए, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स सेल्स का 50% है, यहां पे 50% से कम है। तो बताइए कॉस्ट ऑफ सेल्स का अंडरस्टेटमेंट का रिस्क है कि ओवरस्टेटमेंट का? अंडरस्टेटमेंट का, क्योंकि यहाँ पे 600 होनी चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट ने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन, क्या पता भाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, हो सकता है पॉलिसी चेंज हुई हो सकता है रेट कम हो सकता है बिजली के रेट सस्ते हो सकता है पेट्रोल की प्राइसेस कम हो गई हो सकता है मटेरियल की प्राइसेस कम हो गई हो, सारा कुछ हो सकता है। स्केप्टिसिज्म है ना, हमने गुड गुड सोचना है कि बैड बैड। किसी को, ये मैं अक्सर रिस्क असेसमेंट में बात कहता हूँ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में, किसी को 2 ऑप्शन हैं। एक, किसी को अच्छा समझे या बुरा, ठीक है ना। पहली ऑप्शन, किसी को बुरा समझे और हम गलत साबित हो जाए, इसमें हमारा नुकसान तो नहीं है ना। लेकिन किसी को अच्छा समझे और गलत साबित हो जाए, इसमें नुकसान है। तो बताइए हमें स्टार्ट कहां से लेना चाहिए? अपने सिक्योर करना है ना। क्या कह रहा है? किसी को अच्छा, हाँ, तो इसीलिए हम हमेशा बुरा समझते हैं ताकि इसमें अगर गलत साबित हो, जैसे हो सकता है कि सारी चीजें जो आपने कही ठीक हो, लेकिन अगर ऐसी हो जाती हैं तो इसमें हम फायदे में ही हैं, नुकसान में नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमने, लेकिन अगर हमने अच्छा अच्छा सोचा, शुभ शुभ सोचा और बाद में गलत साबित हो गए, उसका नुकसान ज्यादा है। तो स्केप्टिसिज्म क्या कहता है? बुरा, ये सेफर है। इसमें अगर आप सही साबित हो गए फिर भी सेफ साइड पे हैं, गलत साबित हो गए फिर भी सेफ साइड पे है। बुराइयां, हाँ बुराइयां ढूंढनी है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। स्केप्टिसिज्म का मतलब ही यही है, गलत सोचना किसी के बारे में कि वो बंदा हमें धोखा दे सकता, ठीक है।
अच्छा, ये क्लियर हो गया आपको? ये अब सोच रहे हैं ना क्यों नहीं पहले ऑडिट पढ़ा है? 4 साल पहले ही ऑडिट पढ़ लेते तो ये नौबत ना होती। अब अच्छा, दूसरा कहने लगा सर आप मैथमेटिकली तो सही कह रहे हैं कि ये 50% ये अंडरस्टैंडेड है, लेकिन लॉजिकली सही नहीं सोच रहे। आप कह रहे हैं कि दिस में बी रॉन्ग, दिस ये भी तो ये हो सकता है कि ये अंडरस्टेटेड ना हो बल्कि ये ओवरस्टेटेड हो ये साल। हाँ, इसका जवाब क्या? पिछले साल का ऑडिट हो चुका होता है, पिछले साल की रिस्क असेसमेंट हमने उसको नहीं छेड़ना, हमने इस साल की रिस्क असेसमेंट करनी है। ये ज़हन में रखिएगा। पिछला साल ऑडिटेड है, वेरीफाइड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ये कितना आ गया? 700, 500। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है आपको इसी तरीके से सेल्स की फिगर क्वेश्चन में लैदा मिलेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स की लैदा, और आपसे कहेगा कि रिस्क असेसमेंट कीजिए। सेल्स की लैदा रिस्क असेसमेंट करनी है आपने, परचेजेस की अलहदा करनी है। लेकिन सम टाइम आपको अलहदा इंफॉर्मेशन नहीं देता, आपको जीपी रेशो दे देता है। जैसे इस क्वेश्चन में कहेगा जीपी रेशो इज कितनी है, इधर 50% है और इस साल कितनी है? जीपी रेशो कितनी है भाई? जीपी रेशो 40% कैसे आ सकती है? 50 से ज्यादा होगी। तो ये आपकी काउंटिंग है। $58.3, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब तकरीबन, अब मैं 60% बोलूंगा इसको, 50% और 60%। अब अगर सिर्फ परसेंटेज दे दे, पिछले साल जीपी रेशो 50% है, इस साल 60% हो गई, हम जीपी रेशो से कैसे रिस्क असेसमेंट करेंगे? याद रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में दोनों फिगर शामिल हैं, सेल्स भी, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी। तो आपने दोनों में रिस्क असेसमेंट करनी है, सेल्स में भी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी। अब मुझे बताइए, जीपी रेशो पिछले साल 20% थी, सेल थी 1 मिलियन, सेल्स कितनी? जीपी रेशो कितनी? इस साल सेल्स डबल हो गई, 2 मिलियन हो गई, जीपी रेशो कितनी होगी? कोई नहीं बोलेगा। 40%, 20% ही रहेगी। क्यों 20% ही रहेगी? क्योंकि सेल्स डबल होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी तो डबल होगी, सेल्स डबल होगी। तो याद रखिए, जीपी रेशो रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द ईयर, जीपी रेशो रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द ईयर। अगर जीपी रेशो चेंज हो रही है इसका मतलब रिस्क है, और रिस्क आपने सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों में करना है। अब देखिए, जीपी रेशो बढ़ रही है, इसका मतलब रिस्क क्या? सेल्स में भी ओवरस्टेटेड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी। बे क्लियर हुई है बात? तो इधर इसने रेवेन्यू दिया हुआ है, अगर रेवेन्यू के साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स देता वो भी रिस्क असेसमेंट हम कर लेते। अगर रेवेन्यू ना देता, डायरेक्ट जीपी रेशो दे देता, वो भी हम कर लेते। इधर निशान लगा दिया, इधर भी लगा दिया। अभी सिर्फ निशान लगा रहा हूं कि इस चीज में रिस्क है, सोल्यूशन नहीं कर रहा। अभी क्यों नहीं कर रहा? अभी आगे इंफॉर्मेशन हो सकता है उसको रिलेट कर रहा हूं, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होगी जो ऊपर एडजस्टमेंट करनी होगी हमने। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह। इनटेंजिबल एसेट्स, अच्छा, इनटेंजिबल एसेट्स अगर पिछले साल 5000 है, इस साल भी 5000 है, रिस्क है? थोड़ा बहुत नहीं, रिस्क है। इनटेंजिबल एसेट्स में बाय नेचर रिस्क होता है, उन्हें फिजिकली वेरीफाई करना मुश्किल होता है। इनटेंजिबल एसेट में रिस्क होता है एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन का, उनकी एग्जिस्टेंस वेरीफाई करना मुश्किल है। क्यों? नजर नहीं आता। उनकी वैल्यूएशन करना मुश्किल, क्यों? इनटेंजिबल एसेट्स की नॉर्मली मार्केट वैल्यू नहीं होती,
टेंजिबल एसेट्स में आपको तकरीबन हर एसेट की चंद एक एक्सेप्शन मार्केट मिल जाएगी। इनटेंजिबल एसेट्स में नॉर्मली मार्केट वैल्यू नहीं होती। तो इनटेंजिबल एसेट्स में दो रिस्क तो आएंगे ही आएंगे, चाहे ड्यूरिंग ईयर कोई भी नया इंटेंजिबल एसेट ना आया हो। कौन कौन सा? एग्जिस्टेंस वैल्यू, इसमें तो जरूर आएगा, इसमें तो जरूर आएगा एग्जिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर 4000 ऐड हुए हैं। रिस्क किस चीज का रिस्क है? एग्जिस्टेंस वैल्यूएशन का। है कोई स्टूडेंट जो प्रोसीजर बता सके इसके? इसके प्रोसीजर वही हैं जो इंटेंजिबल्स में पढ़े थे। अगर नीचे इंटेंजिबल्स की नेचर बता देगा ना, अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में इंटेंजिबल की नेचर बता देगा कि ये डेवलपमेंट कॉस्ट है तो डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे। अगर कहेगा गुडविल है तो गुडविल की तरफ चले जाएंगे। अगर कहेगा ब्रांड परचेज किया है अदर की तरफ चले जाएंगे। वरना नहीं बताता अगर, तो आप सिर्फ जनरल प्रोसीजर लिख दीजिए कि हम इंक्वायर करेंगे कौन सा एसेट बाय किया है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, लीगल टाइटल चेक करेंगे, ब्ला ब्ला। ठीक है ना? ये 3 रिस्क हो गए। आगे चलते जाते हैं। स्टॉक्स, अच्छा एक है झटका अप्रोच, एक है टेक्निकल अप्रोच। जुगाड़ जुगाड़ सुनो, जुगाड़ सुनो, जुगाड़ सुनो। स्टॉक्स में तो रिस्क है। क्या रिस्क है? क्योंकि नजर आ रहा है तो क्यों ज्यादा है? प्रोसीजर क्या होंगे? शाबाश, वैल्यूएशन के छाप देना। इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट भी। अच्छा, इधर फिक्स एसेट नहीं है, चलें ठीक है, इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट भी ठीक है। एक कंसेप्ट में है, लेकिन क्वेश्चन आएगा ना फिर बताऊंगा, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन सामने हो ना फिर बताएं तो ज्यादा अच्छा समझ आता है। गायबाना एक्सप्लेन करते रहना कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वो सही तरीके से समझ नहीं। ठीक है, स्टॉक में रिस्क असेसमेंट हो गई। रिसीवेबल में, रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहे हैं वैल्यू। अच्छा अब सुन लें, अब सुन लें, यह है जुगाड़ अप्रोच। डायरेक्ट कंपेयर कर लो। अब टेक्निकल, चूंकि डेटा से रिलेट करते हैं सेल्स से, तो जिस तरह हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स के परसेंटेज कैलकुलेट किए थे, फाइनेंस को लोन के साथ रिलेट किया था, इसकी भी परसेंटेज देख ले कितने परसेंट बनता है। क्या तकरीबन उतना ही है जित परसेंट? नहीं नहीं, सेल्स कितने परसेंट नहीं बढ़े। ऐसे ना करें, सिर्फ ऐसे करें, पिछले साल का स्टॉक 15,500 डिवाइडेड बाय पिछले साल की सेल्स 47,500। नहीं सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल है 11,500 डिवाइडेड बाय 47,500, 24%। इस साल की कैलकुलेट करें 28%। इसका मतलब है बढ़ गया, हाँ बढ़ गया। हाँ, तो इसका मतलब है स्टॉक वाकई, असल में स्टॉक अगर सेल्स के, इसमें ये हमने सेल के साथ लिंक करके मैसेज क्या मिला हमें कि स्टॉक को प्रोपोर्शनेट टू सेल चेंज होना चाहिए। अगर आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो आपके पास स्टॉक भी बढ़ रहा है, ये जस्टिफाइड है। स्टॉक जस्टिफाइड है क्योंकि आप ज्यादा चीजें बेच रहे हैं तो रखेंगे भी, ज्यादा रखेंगे तो बिकेंगे ना। लेकिन अगर सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही, स्टॉक बढ़ रहा है, ऑब्सोलीट है। वैसे 90% तक क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट कंपेयर करके ही रिस्क को असेस कर सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी, रिसीवेबल में भी। लेकिन अगर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करना चाहे ना, तो ट्रेड रिसीवेबल का रिस्क है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना है तो उससे सेल से डिवाइड करके करें। इसी तरह क्रेडिटर का रिस्क डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 90% केसेस में डायरेक्ट भी करेंगे ना, सही होगा। लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है, परचेज से डिवाइड करके फिर रिस्क करें, ताकि आपको पता चल जाए कि जो चेंज आ रहा है वो इन प्रोपोर्शनेट टू परचेजेस है कि नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आपके पास टाइम कम है ना एग्जाम में, डायरेक्ट करके आगे चलें, और अगर टाइम है तो ज्यादा
टेक्निकली करेक्ट अप्रोच ये है डिवाइड करके कर रहे हैं। ठीक है, स्टॉक में भी रिस्क है, ट्रेड से, अच्छा ट्रेड रिसीवेबल कितने स्टूडेंट्स ने डायरेक्ट रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, कितनों ने डिवाइड करके किया? दोनों ठीक है, क्योंकि दोनों में कंक्लूजन सेम है, कंक्लूजन सेम है कि डेटर्स या स्टॉक जरूरत से ज्यादा हैं, जितने होने चाहिए थे उससे ज्यादा हुआ स्टेट रिस्क। शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स ड्यूरिंग द ईयर लिए हैं, लॉन्ग टर्म लोन ड्यूरिंग द ईयर 7,000 के करीब लोन लिया, इसका मतलब ये हुआ, और शॉर्ट टर्म लोन भी लिया है। जब कभी लोन लेते हैं उसमें रिस्क है क्या? गोइंग कंसर्न का रिस्क तो है, वह एंड में मेन आ जाएगा कि क्या आपने लोन एग्रीमेंट्स की रिक्वायरमेंट को ब्रीच तो नहीं किया, क्योंकि जब कभी लोन होता है तो लोन एग्रीमेंट भी होता है, और जब कभी लोन एग्रीमेंट होता है उसके साथ कंडीशंस भी होती हैं। एज ऑडिटर हमारी जिम्मेदारी है जब कभी क्लाइंट लोन ले उसकी एग्रीमेंट की कंडीशन, डेट कोवेनेंट रिक्वायरमेंट्स को देखना वायलेट तो नहीं हुआ। तो इसमें रिस्क है, क्या रिस्क है? आप लिखेंगे इंक्रीज इन बोरोइंग, एक रिस्क गोइंग कंसर्न का है, वो एंड में देखेंगे। एक रिस्क है ब्रीच ऑफ लोन कोवेनेंट कि कहीं रिक्वायर, तो इसके प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे? ऑब्टेन लोन एग्रीमेंट फ्रॉम क्लाइंट, चेक कंडीशंस, टेस्ट कंप्लायंस विद दोज कंडीशंस एंड चेक डिस्क्लोजर्स। ये लॉन्ग टर्म लोन में पढ़े इस तरह के प्रोसीजर हमने, वही याद है समझ किस तरीके से रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अच्छा, अब आपका असल इम्तिहान है, अब आपने नीचे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है इसको पढ़ के अंदाजा लगाना है कि ऊपर वाली रिस्क असेसमेंट को इफेक्ट हो रही है कि नहीं। पहला, ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज यू हैव गैदर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। TPL's operations were highly successful until 2008। 2008 तक तो बहुत अच्छे थे। ये कौन सा चल रहा है साल? 2010, 11, 12, ठीक। However, due to increased competition, the profitability has reduced significantly over the last 4 years. Consequently, company has embarked upon an ambitious plan whereby it has taken the following steps. क्या step? 3 new products have been introduced for which patent rights have been purchased. The new products were introduced in the market in December 2011. अब बताइए, ये आपके दो रिस्क से रिलेट कर रही है, एक रेवेन्यू से, इंटेंजिबल से। इंटेंजिबल में आपको पता चल गया कि ये पेटेंट्स है, तो इसका मतलब आपने प्रोसीजर कौन से लिखने हैं? इंटेंजिबल्स के अदर वाले। और यहां पे भी अब जो पहले रिस्क हमें नहीं नजर आया था कि न्यू पर 3 प्रोडक्ट्स है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं। अच्छा, अब वो क्वेश्चन जो अभी मेरे जहन में आया था, मैंने कहा था फिर कभी समझाऊंगा, इत्तेफाक से आगे सामने बात। मैं जरा अल्फाज का चुनाव कर रहा हूं कि कैसे समझाऊं। हाँ लिखे लिखे लिखे, अगली लाइन लिखे, लिखे लिखे लिखे। One risk, many areas। या आप क्या चलें, मैनी एरिया,
और वन एरिया मैनी रेस। इसको समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। ये समझा ये चाह रहा है, समटाइम ऐसा होता है कोई एक रिस्क फैक्टर होता है, उसका इफेक्ट एक से ज़्यादा एरियाज पे आ सकता है। इसकी क्लासिक एग्जांपल है डिक्रीज इन सेल्स। डिक्रीज इन सेल्स, हाँ सीओ की भी है, वो रिस्क एट लेवल है। लेकिन यहाँ पे अब मैनी एरियाज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आपने एक रिस्क की वजह से दो है डिग्री, एक रिस्क का इफेक्ट ज्यादा एरियाज पे आ गया, डिक्रीज इन सेल्स थी, इन्वेंट्री पे भी आया, और आपने बताइए इनकी अलग-अलग रिस्क असेसमेंट और प्रोसीजर बनाए के इकट्ठे अलग, ये ज़हन में रखिएगा। क्यों भला? क्योंकि एरियाज अलग-अलग थे। गौर से सुनेगा ये बात, एरियाज अलग-अलग थे। अगली बात, जिस सम टाइम ऐसा होता है कि एक इंफॉर्मेशन का, एक रिस्क का इफेक्ट मल्टीपल एरियाज पे होता है। आपने हर एरिया को अलग लिख के अलग प्रोसीजर लिखने हैं। एग्रीड? सम टाइम ऐसा होता है कि एक ही एरिया में मल्टीपल इंफॉर्मेशन की वजह से रिस्क आ रहा होता है। एक एरिया में मल्टीपल इंफॉर्मेशन की वजह से रिस्क आ रहा होता है। आपने उस एक एरिया में बताइए एक ही इंफॉर्मेशन की वजह से रिस्क लिख देंगे कि सारी रीजंस लिखेंगे? इसमें एक ही एरिया होगा, उसके अंदर दो तीन जितनी भी इकट्ठी करके इकट्ठे प्रोसीजर लिखेंगे, इकट्ठे प्रोसीजर लिखेंगे। तो बात समझ आ रही है? तो हमने देखना है अगर एरिया डिफरेंट है प्रोसीजर भी डिफरेंट होंगे, अगर एरिया सेम है प्रोसीजर भी सेम होंगे। एग्जाम्पल सुनिए, एक मैंने आपको सेल्स की एग्जाम्पल, अब अगली एग्जाम्पल सुनिए। इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री में रिस्क है, वैल्यूएशन रिस्क है ना, दो रीजंस की वजह से। एक इंक्रीज हो रहा है, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, इस वजह से रिस्क है। और दूसरा किस वजह से रिस्क है कि न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं जो फेल हो गई हैं। इसमें वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में दो रिस्क हैं। एक किस वजह से, स्टॉक बढ़ा है, इंक्रीज इन स्टॉक की वजह से, और दूसरा फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। रीजंस दो हैं, इंपैक्ट एक ही है, दोनों का इंपैक्ट वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स पे ही है। मुझे बताइए ये कौन से वाला केस बनता, ऊपर वाला नीचे वाला, दूसरे वाला? बताइए मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये अलहदा रिस्क लिखूं, इसके प्रोसीजर अलहदा लिखूं, ये अलहदा रिस्क लिखूं, इसके प्रोसीजर अलहदा लिखूं, कि दोनों रिस्क इकट्ठे कर दूं क्योंकि एक ही एरिया पे हैं। क्यों? क्योंकि एक, ये ध्यान में रखिए, क्यों? क्योंकि सेल्स के इकट्ठे नहीं किए थे, डिक्रीज इन सेल के, वो क्यों नहीं किए थे इकट्ठे? वो डिफरेंट एरिया, एक इन्वेंट्री में था, एक फिक्स है। इसमें दोनों रिस्क हैं, एक ही एरिया, वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स। क्या मैं अलग-अलग लिखूं, रिस्क इकट्ठे कर दूं और उसके आगे प्रोसीजर भी एक ही दफा लिखूंगा? ये समझ आया अटेम्प्ट करना कैसे करना है एग्जाम में? ये ज़हन में रखिएगा। एग्जाम में कुछ नॉर्मली क्या होता है, एक रिस्क एक ही एरिया को अफेक्ट कर रहा होगा। नॉर्मली क्या होता है, एक रिस्क एक ही एरिया को अफेक्ट कर रहा होता है। लेकिन समटाइम्स ये एक्सेप्शन सामने आती हैं कि एक रिस्क मल्टीपल एरियाज को इफेक्ट कर रहा होता है, जिसकी क्लासिक एग्जांपल क्या है, डिक्रीज इन सेल। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक रिस्क मैनी एरियाज को इफेक्ट कर रहा होता है, और बाज़ औक़ात मैनी रिस्क एक एरिया को इफेक्ट कर रहे हैं। उसमें आपने उसको एक ही बनाना है। जैसे एक और क्वेश्चन था, पता नहीं यही था या कोई और था, उसमें उसने कहा, लिखा पिछले साल की निस्बत इस साल डेटर्स बहुत बढ़ गए हैं। क्या रिस्क है, वैल्यू। और नीचे उसने लिखा कि डेटर के साथ डिस्प्यूट है, एक मेजर डेटर के साथ, इसका भी इफेक्ट क्या था। तो क्या हमने रिस्क असेसमेंट कैसे, दोनों को अलग-अलग प्रोसीजर लिखे क्या, इकट्ठा करके? क्यों? क्योंकि दोनों का एक सेम एरिया से।
समझ आ रही है आपको? ये करना है। तो ये चूंकि अब ये आ गया था हमारे सामने कि न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किया फिर भी कुछ नहीं बना, हमने कहा ठीक है। फिर ए न्यू प्लांट हैज बीन एक्वायर्ड व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली। न्यू प्लांट एक्वायर हुआ है, रिस्क है कोई? कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला सर वो कम हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये तो जस्टिफाई करवा रहा है उसकी बात को, हमने तो रिस्क ढूंढना है जी। भाई एक मिनट है। एक तो मुझे इसमें जो यहाँ पे रिस्क पहले नजर नहीं आया था अब नजर आ गया, क्या? एडिशन टू फिक्स एसेट्स। एडिशन टू फिक्स एसेट्स का रिस्क आ गया। कैसे आ गया? नीचे कह रहे थे एडिशन हुई है तो कैपिटलाइजेशन एरर हुआ होगा, उन्होंने दिए नहीं तो, लेकिन हमें पता चल गया ना ऐड हुआ है, रिस्क कर सकते हैं। इतना भी लिख लें काफी है। देखिए क्वेश्चन में सारे रिस्क आइडेंटिफाई करना लाजमी नहीं होता, मार्जिन रखा होता है उसने। अगला रिस्क बड़ा एडवांस है, मे भी सारे स्टूडेंट आइडेंटिफाई ना कर सके, बता देता हूं, लेकिन अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे उसने कहा है ड्यूरिंग द ईयर नया फिक्स एसेट खरीदा, किस लिए खरीदा? कॉस्ट कम हो। ऊपर हमने देखा कॉस्ट की ऐसी की तैसी फिरी हुई है। फिक्स एसेट खरीदने, कॉस्ट कम करने के लिए खरीदा था, कॉस्ट तो कम हुई ही नहीं, बढ़ गई। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? वो फिक्स एसेट फेल हो गया, इम्पेयरमेंट। शाबाश, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल था ऐसे सोचना, आप सिर्फ एडिशन का रिस्क भी आइडेंटिफाई कर लेना बहुत है जी। हाँ जी, above में, हाँ नीचे कह रहा है above measures have been financed through a bank loan against hypothecation of stock and trade receivable। hypothecation का मतलब है चार्ज, सिक्योरिटी के जरिए से लेना। तो ये हमने बता दिया है कि ऊपर लोन लिया है ना नया, जब भी हमेशा लोन लेते हैं उसमें रिस्क होता है कि उसकी जो कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स को ब्रीच ना किया हो कहीं क्लाइंट ने। हमने जब कभी लोन लेते हैं, जो क्लाइंट ने लोन लिया ना उसकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना होता है। प्रैक्टिकली जाके हमेशा क्लाइंट से लोन एग्रीमेंट लेके उसको पढ़िएगा कि रिक्वायरमेंट को ब्रीच तो नहीं किया। पर एक रिक्वायरमेंट को भी ब्रीच किया हो ना, एक को भी, उसको करंट क्लासीफाई करना पड़ता है लोन को। अच्छा, अब आपको पता चल रहा है कि कैसे ये वाली इंफॉर्मेशन हमारी ऊपर वाली रिस्क असेसमेंट को रिफाइन कर रही है, या यूं कह लें कि उसके साथ रिलेट करके उसे कंफर्म कर रही है, ठीक है, एडजस्ट कर रही है, उसको इफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट, टीपीएल हैड डिस्प्यूट विद मेजर डिस्ट्रीब्यूटर who alleged that products were delivered in damaged packets and the quantities therein were short as compared to member में। अब ये देखिए वही केस आ गया, वो यही वाला केस था। हाँ, इसे अलग से रिस्क के तौर पे आइडेंटिफाई करें कि ऊपर जो हमने इंक्रीज इन डेटर्स का रिस्क आइडेंटिफाई किया उसके साथ जोड़ दें। क्यों जोड़ दें उसके साथ? प्रोसीजर सेम ही आएंगे ना, ये थोड़ी है वही सेम प्रोसीजर उधर वही सेम प्रोसीजर नीचे। वो कहता भाई इकट्ठे करो, सेम प्रोसीजर। थर्ड, ए फ्रेंचाइजर हैज इनिशिएटेड ए लीगल एक्शन अगेंस्ट कंपनी ऑन ग्राउंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ पेटेंट राइट्स। किसका रिस्क? लिटिगेशन। हाँ, लेकिन इसका इफेक्ट इंटेंजिबल पे है। तो ये हाँ, ये है वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स का रिस्क, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल का रिस्क। इसका मतलब है ऊपर हमने जो एग्जिस्टेंस ऑफ इंटेंजिबल का रिस्क भी आइडेंटिफाई किया था, ये वैल्यूएशन। अच्छा, अब अहम क्वेश्चन, जब नया एसेट, नया इंटेंजिबल एसेट खरीदे ना तो एग्जिस्टेंस ऑफ इंटेंजिबल का रिस्क है। हमने देखना है कि ये बाकी खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया, ऑथराइजेशन। ये है वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल का रिस्क, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा क्रिटिकल है ये। अगर ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ आ गया ना, समझ ले 80% क्वेश्चन आपको समझ आ गए रिस्क असेसमेंट। क्या ये दोनों हमें इकट्ठे करने चाहिए रिस्क के अलग अलग हैं? दोनों इंटेंजिबल्स के अलग, एक एग्जिस्टेंस के लिए, एक एग्जिस्टेंस के प्रोसीजर अलग हैं। उसमें हमने
प्राइस देखनी है, एग्रीमेंट देखना है, वैल्यूएशन के अलग है, इसमें लॉयर्स को कंसल्ट करना है, कोर्ट का डिसीजन। तो चूंकि असर्शन डिफरेंट है इस वजह से प्रोसीजर डिफरेंट होने चाहिए, असर्शन डिफरेंट है, प्रोसीजर डिफरेंट होने चाहिए, इसलिए रिस्क अलग अलग होंगे। 4. TPL had entered into 1-year agreement with a foreign supplier for supply of raw material. On 20 April 2012, government of the country in which supplier is registered has initiated legal proceeding against that supplier for breach of quality standard. Consequently, government of the country in which TPL is operating has banned all imports from that supplier. जिससे सप्लाई करवाते थे रॉ मटेरियल, पता चला वो 2 नंबर चीजें डालता था, उधर की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, हमारी गवर्नमेंट ने कहा भाई इससे कोई सामान नहीं मंगवाना। एक मिनट, गोइंग कंसर्न क्वेश्चन में कहा ये लिखा हुआ है कि ये हमारा ओनली सप्लायर या लार्जेस्ट सप्लायर है? गोइंग कंसर्न का इश्यू तो नहीं आएगा। हाँ, इन्वेंट्री की एनआरवी आ सकता है, क्योंकि इसका मतलब है जो हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है वो डिफेक्टिव है, ठीक है, उसकी एनआरवी टेस्टिंग कर लेंगे। ये तो है। अब एक वो रिस्क जो बहुत मुश्किल है इसकी वजह से, लेकिन मैं शेयर कर रहा हूं। उस सप्लायर से जो हमने माल उठाया ना, मटेरियल स्टॉक में रखा हुआ है, कुछ तो स्टॉक में होगा, कुछ हमने बेच दिया होगा, पर सेल्स रिटर्न या प्रोविजन फॉर वारंटी पे भी इसका इफेक्ट आएगा, वारंटी पे। लेकिन ये शायद हर स्टूडेंट आइडेंटिफाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने सिर्फ एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री का भी आइडेंटिफाई कर लिया ना, वो भी सफिशिएंट है, क्योंकि क्वेश्चन में सारे रिस्क आइडेंटिफाई करना लाजमी, ये ज़हन में रखिएगा। ये मसला लेके फिर परेशान ना हो जाएगा, जैसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर में परेशान, सर सारे प्रोसीजर नहीं याद हो रहे, सर केस स्टडी आई थी उसमें सारे प्रोसीजर नहीं लिख सके, 5 थे मेरे जहन में सिर्फ 3 आए, 3 भी आ गए, 3 काफ़ी होते हैं केस स्टडी के लिए, 4 आ गए तो बहुत ही अच्छा, 5 तो छोड़ दें, कोशिश भी ना करें। तो उसी तरह यहाँ पे भी अगर किसी केस स्टडी में उसने सॉल्यूशन में 8 रिस्क लिखे हैं ना, और आपने 6 आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो आपने हक अदा कर दिया क्वेश्चन का। बाकी भी पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि आइंदा हो सकता है कि वो उन्हीं 2 को मेन रिस्क के तौर पे पूछ ले पढ़। लेकिन अगर आप किसी भी केस स्टडी में 80% रिस्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं, 80% प्रोसीजर परफॉर्म कर लेते हैं, हक अदा हो गया केस स्टडी का। क्लियर? ये हमारे मेरे ख्याल आज के लिए इतना काफी है, बाकी फिर हम, लेकिन आपने होम असाइनमेंट करनी है। अच्छा, ये जो 2 क्वेश्चन है ये भी अटेम्प्ट कीजिएगा, ये था पढ़ के देख लीजिएगा कि किस तरीके से। चले, सिर्फ एक एडिशन, ये 20 क्वेश्चन 20.4, हाँ लिक्विडिटी इशू। क्वेश्चन में किसी जगह भी आपको लिक्विडिटी इशू नजर आ रहा है? लोन वाला, और एक और भी सप्लायर नहीं, प्रोडक्ट्स फेल हो गए हैं। हाँ 3 पर, चले कम से कम ये लॉन्ग टर्म लोन, पुअर लिक्विडिटी पोजीशन तो इंडिकेट हो रही है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।